हाय गाइज, आज से मैं कक्षा 11 की फिज़िक्स का रोज़ एक चैप्टर डालूँगा। एक चैप्टर का हर एक पार्ट अलग अलग वीडियो में डालूँगा। तो आज से मैं ये चीज़ शुरू कर रहा हूँ। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए आज हम फिज़िक्स का अध्याय 1 शुरू करते हैं, जिसका नाम है भौतिक जगत। इसका पहला पार्ट दोस्तों रहेगा भौतिक क्या है। चलिए फिर शुरू करते हैं, भौतिकी क्या है। मानव की सदैव अपने चारों ओर फैले विश्व के बारे में जानने की जिज्ञासा रही है। बिल्कुल रही है, आप लोग को भी एक जिज्ञासा रहती होगी। अनादिकाल से ही रात्रि के आकाश में चमकने वाले खगोलीय पिंड उसे सम्मोहित करते रहे हैं। दिन रात की सतत पुनरावृत्ति, ऋतुओं के वार्षिक चक्र, ग्रहण ग्रहण तो आप लोग जानते होंगे, जैसे सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण आदि, ज्वार भाटे, ज्वालामुखी, इंद्रधनुष सदैव ही उसके कौतूहल के स्रोत रहे हैं। भाई लोग देखिए, ये एनसीईआरटी की बुक है, इसलिए इसकी आपको लैंग्वेज थोड़ा कठिन लग सकती है, पर परेशान मत होइए। इसकी लैंग्वेज जहाँ भी कठिन होगी तो मैं आप लोग को सरल कर दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। संसार में पदार्थों के आश्चर्यचकित करने वाले प्रकार तथा जीवन एवं व्यवहार की विस्मयकारी विभिन्नताएं हैं। भाई लोग इतनी लंबी लाइन में केवल ये कहना चाहता है कि इस संसार में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमको आश्चर्यचकित करती हैं और अलग अलग हैं, एक से एक हैं। हाँ, यही समझ लीजिए। प्रकृति के ऐसे आश्चर्यों एवं विस्मयों के प्रति मानव का कल्पनाशील तथा अन्वेषी मस्तिष्क विभिन्न प्रकार से अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त करता रहा है। तो भाई लोग, इन सब के लिए जिज्ञासा जगी तो हम लोग उनके लिए काम करना शुरू कर दिए। अब अगर उनके लिए काम करेंगे तो हमारा मस्तिष्क तो अलग अलग प्रकार की चीज़ें करेगा ही। बस यही ये कह रहा है। आगे चलते हैं। आदिकाल से मानव की एक प्रकार की प्रतिक्रिया यह रही है कि उसने अपने भौतिक पर्यावरण का सावधानी पूर्वक प्रेक्षण किया है। ये तो बिल्कुल सही है, सावधानी पूर्वक ना करे, क्या पता कब क्या हो जाए। आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिक परिघटनाओं में अर्थपूर्ण पैटर्न तथा संबंध खोजे हैं तथा प्रकृति के साथ प्रतिक्रिया कर सकने के लिए नए औजारों को बनाया तथा उनका उपयोग किया गया है। कालांतर में मानव के इन्हीं प्रयासों से आधुनिक विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी का मार्ग प्रशस्त हुआ है। अंग्रेजी भाषा के शब्द साइंस का उद्भव लैटिन भाषा के शब्द सिंटिया से हुआ है, जिसका अर्थ है जानना। दोस्तों, ये जो अंग्रेजी भाषा का साइंस शब्द है ना, ये लैटिन भाषा के सिंटिया शब्द से लिया हुआ है। किस शब्द से? सिंटिया शब्द से। इसका अर्थ होता है हिंदी में जानना। ये चीज़ आपके लिए शायद इम्पोर्टेंट हो सकती है, इसको भी आप लोग अपनी डायरी वायरी में नोट कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। संस्कृत भाषा का शब्द विज्ञान तथा अरबी भाषा का शब्द इल्म भी यही अर्थ व्यक्त करता है, जिसका तात्पर्य है ज्ञान। दोस्तों, मेरी सबसे अच्छी भाषा संस्कृत भाषा है, जो हमारे भारत की है। शायद आपको भी पसंद हो। अगर पसंद हो तो कमेंट ज़रूर लिखिएगा और इस वीडियो को लाइक भी करिएगा। आगे पढ़ते हैं। विस्तृत रूप में विज्ञान उतना ही प्राचीन है जितनी की मानव जाति है। मिस्र, भारत, चीन, यूनान, मेसोपोटामिया तथा संसार के अन्य देशों की प्राचीन सभ्यताओं ने विज्ञान की प्रगति में अत्यावश्यक योगदान दिया है। ये तो बिल्कुल दिया है, ये हम लोग को सबको पता है। अभी भी देखिए कोरोना चल रहा है, तो इसमें कितना ज़्यादा डॉक्टरों का योगदान है और कितना बड़ा हम लोग का भी योगदान है कि हम लोग घर में बैठे पढ़ रहे हैं, घर में बैठे पढ़ा रहे हैं एक दूसरे को। इसलिए दोस्तों, मेरी आपसे एक अपील है कि आप घर पर ही रहें। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, स्टे एट होम। आगे बढ़ते हैं। 16वीं शताब्दी से यूरोप में विज्ञान के क्षेत्र में अत्यधिक प्रगति हुई। 20वीं शताब्दी के मध्य तक विज्ञान वास्तविक रूप में एक महान द्रुत कार्य बन गया, जिसके अंतर्राष्ट्रीय विकास के लिए अनेक सभ्यताओं एवं देशों ने अपना योगदान दिया। अब दोस्तों आता है क्वेश्चन कि विज्ञान आखिरकार है क्या? विज्ञान क्या है? चलिए देखते हैं क्या है। एवं तथाकथित वैज्ञानिक विधि क्या है? चलिए ये भी देखते हैं। विज्ञान प्राकृतिक परिघटनाओं को यथासंभव विस्तृत एवं गहनता से समझने के लिए किए जाने वाले सुव्यवस्थित प्रयास हैं। दोस्तों, ज़रूरी नहीं है कि आप इसी को रटते रहें, इसी को याद करें। आप अपने से भी कुछ बना सकते हैं। जैसे देखिए, मैं बनाता हूँ कि विज्ञान क्या है। मेरे हिसाब से विज्ञान ये है कि हम किसी भी चीज़ को जानने के इच्छुक रहते हैं, उसके प्रति कोई काम करते हैं, तो वही विज्ञान है। जो भी हम अपने दिमाग से कार्य करते हैं वही विज्ञान है। चलिए आगे पढ़ते हैं।
जिसमें इस प्रकार अर्जित ज्ञान का उपयोग परिघटनाओं के भविष्य कथन, संशोधन एवं नियंत्रण के लिए किया जाता है। जो कुछ भी हम अपने चारों ओर देखते हैं उसी के आधार पर अन्वेषण करना, प्रयोग करना तथा भविष्यवाणी करना विज्ञान है। संसार के बारे में सीखने की जिज्ञासा, प्रकृति के रहस्यों को सुलझाना विज्ञान की खोज की ओर पहला चरण है। वैज्ञानिक विधि में बहुत से अंतः संबंध पद, व्यवस्थित प्रेक्षण, नियंत्रित प्रयोग, गुणात्मक तथा मात्रात्मक विवेचना, गणितीय प्रतिरूपण, भविष्य कथन, सिद्धांतों का सत्यापन अथवा अन्यथाकरण सम्मिलित होते हैं। निराधार कल्पना तथा अनुमान लगाने का भी विज्ञान में स्थान है, परंतु अंततः किसी वैज्ञानिक सिद्धांत को स्वीकार्य योग्य बनाने के लिए उसे प्रासंगिक प्रेक्षणों अथवा प्रयोगों द्वारा सत्यापित किया जाना भी आवश्यक होता है। जी हाँ दोस्तों, यह बिल्कुल आवश्यक होता है। आगे, विज्ञान की प्रकृति तथा विधियों के बारे में काफ़ी दार्शनिक विवाद हैं, जिनके विषय में यहाँ चर्चा करना आवश्यक नहीं है। क्यों आवश्यक नहीं है भाई, हमें बताइए। सिद्धांत तथा प्रेक्षण अथवा प्रयोग का पारस्परिक प्रभाव विज्ञान की प्रगति का मूल आधार है। विज्ञान सदैव गतिशील है, ये तो बिल्कुल है। विज्ञान में कोई भी सिद्धांत अंतिम नहीं है, बिल्कुल नहीं है, तथा वैज्ञानिकों में कोई निर्विवाद विशेषज्ञ अथवा सत्ता नहीं है। जैसे जैसे प्रेक्षणों के विस्तृत विवरण तथा परिशुद्धता में संशोधन होते जाते हैं अथवा प्रयोगों द्वारा नए परिणाम प्राप्त होते जाते हैं, वैसे यदि आवश्यक हो तो उन संशोधनों को सन्निविष्ट, दोस्तों इसका मतलब सन्निविष्ट करके सिद्धांतों में उनका स्पष्टीकरण किया जाना चाहिए। कभी कभी ये संशोधन प्रबल न होकर सुप्रचलित सिद्धांतों के ढांचे में भी हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, जब जोहानेस केपलर 1571 से 1630 ने टाइको ब्राह 1546 से 1601 द्वारा ग्रह गति से संबंधित संगृहीत किए गए विस्तृत आंकड़ों का परीक्षण किया तो निकोलस कोपरनिकस 1473 से 1543 द्वारा कल्पित सूर्य केंद्री सिद्धांत, जिसके अनुसार सूर्य सौर परिवार के केंद्र पर स्थित है, कि वृत्ताकार कक्षाओं को दीर्घवृत्तीय कक्षाओं द्वारा प्रतिस्थापित करना पड़ा ताकि संगृहीत आंकड़ों तथा दीर्घवृत्तीय कक्षाओं में अनुरूपता हो सके। तथापि यदा कदा सुप्रचलित सिद्धांत नए प्रेक्षणों का स्पष्टीकरण करने में असमर्थ होते हैं। ये प्रेक्षण ही विज्ञान में महान क्रांति का कारण बनते हैं। 20वीं शताब्दी के आरंभ में यह अनुभव किया गया कि उस समय का सर्वाधिक सफल न्यूटनी यांत्रिक सिद्धांत परमाणुवीय परिघटनाओं के कुछ मूल विशिष्ट लक्षणों की व्याख्या करने में असमर्थ है। इसी प्रकार उस समय तक मान्य प्रकाश का तरंग सिद्धांत भी प्रकाश विद्युत प्रभाव को स्पष्ट करने में असफल रहा। इससे परमाणुवीय तथा आणविक परिघटनाओं पर विचार करने के लिए मूलतः नए सिद्धांत क्वांटम यांत्रिकी के विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ। जिस प्रकार कोई नया प्रयोग किसी वैकल्पिक सैद्धांतिक निदर्श मॉडल को प्रस्तावित कर सकता है, ठीक उसी प्रकार किसी सैद्धांतिक प्रगति से यह भी सुझाव मिल सकता है कि कुछ प्रयोगों में क्या प्रेक्षण किए जाने हैं। सॉरी, अर्नेस्ट रदरफोर्ड 1871 से 1937 द्वारा वर्ष 1911 में स्वर्ण पर्णिका पर किए गए अल्फागढ़ जिसको हम इंग्लिश में अल्फागढ़ पढ़ते हैं, प्रकीर्णन प्रयोग के परिणाम ने परमाणु के नाभिकीय मॉडल को स्थापित किया, जो फिर नील बोर सन 1885 से 1962 द्वारा वर्ष 1913 में प्रतिपादित हाइड्रोजन परमाणु के सिद्धांत का आधार बना।
दूसरी ओर पॉल डिरेक 1902 से 1984 द्वारा वर्ष 1930 में सर्वप्रथम सैद्धांतिक रूप से प्रतिकण की संकल्पना प्रतिपादित की गई, जिसे 2 वर्ष पश्चात कार्ल एंडरसन ने पॉजिट्रॉन प्रति इलेक्ट्रॉन की प्रायोगिक खोज द्वारा प्रमाणित किया। प्राकृतिक विज्ञानों की श्रेणी का एक मूल विषय भौतिकी है। इस श्रेणी में अन्य विषय जैसे रसायन विज्ञान तथा जीव विज्ञान भी सम्मिलित हैं। भौतिकी को अंग्रेजी में फिजिक्स कहते हैं, जो ग्रीक भाषा के एक शब्द से व्युत्पन्न हुआ है जिसका अर्थ है प्रकृति। इसका तुल्य संस्कृत शब्द भौतिकी है, जिसका उपयोग भौतिक जगत के अध्ययन से संबंधित है। इस विषय की यथार्थ परिभाषा देना न तो संभव है और न ही आवश्यक। मोटे तौर पर हम भौतिकी का वर्णन प्रकृति के मूलभूत नियमों का अध्ययन तथा विभिन्न प्राकृतिक परिघटनाओं में इनकी अभिव्यक्ति के रूप में कर सकते हैं। अगले अनुभाग में भौतिकी के कार्यक्षेत्र विस्तार का संक्षिप्त वर्णन दिया गया है। यहाँ हम भौतिकी के 2 प्रमुख विचारों एकीकरण तथा न्यूनीकरण पर ही टिप्पणी करेंगे। भौतिकी के अंतर्गत हम विविध भौतिक परिघटनाओं की व्याख्या कुछ संकल्पनाओं एवं नियमों के पदों में करने का प्रयास करते हैं। इसका उद्देश्य विभिन्न प्रभावों, क्षेत्रों तथा परिस्थितियों में भौतिक जगत को कुछ सार्वत्रिक नियमों की अभिव्यक्ति के रूप में दिखने का प्रयास है। उदाहरण के लिए समान गुरुत्वाकर्षण का नियम, जिसे न्यूटन ने प्रतिपादित किया था। दोस्तों यहाँ पे गलत लिखा है, प्रतिपादित किया। पृथ्वी पर किसी सेब का गिरना, पृथ्वी के परितः चंद्रमा की परिक्रमा तथा सूर्य के परितः ग्रहों की गति जैसी परिघटनाओं की व्याख्या करता है। इसी प्रकार विद्युत चुंबकत्व के मूलभूत सिद्धांत मैक्सवेल समीकरण सभी विद्युतीय तथा चुंबकीय परिघटनाओं को नियंत्रित करते हैं। प्रकृति के मूल बलों को एकीकृत करने के प्रयास अनुभाग 1.4 एकीकरण के इसी अन्वेषण को प्रतिबिंबित करता है। चलिए अगले पेज में आते हैं। किसी अपेक्षाकृत बड़े अधिक जटिल निकाय के गुणों को इसके अवयवी सरल भागों की पारस्परिक क्रियाओं तथा गुणों से व्युत्पन्न करना एक संबद्ध प्रयास होता है। इस उपगमन को न्यूनीकरण कहते हैं तथा यह भौतिकी के मर्म में है दोस्तों, मर्म में। उदाहरण के लिए 19वीं शताब्दी में विकसित विषय ऊष्मागतिकी बृहदाकार निकायों के साथ ताप, आंतरिक ऊर्जा, एंट्रोपी आदि जैसी स्थूल राशियों के पदों में व्यवहार करता है। तत्पश्चात अणुगति सिद्धांत तथा सांख्यिकी यांत्रिक विषयों के अंतर्गत इन्हीं राशियों की व्याख्या बृहदाकार निकायों के आणविक अवयवों के गुणों के पदों में की गई। विशेष रूप से ताप को निकाय के अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा से संबंधित पाया गया। थैंक यू दोस्तों। कल हम पढ़ेंगे 1.2 भौतिकी का प्रयोजन तथा उत्तेजना। चलिए दोस्तों, वीडियो यहीं से हम अंत करते हैं, वरना ये ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। जय हिंद दोस्तों।